बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का हम पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। इसके हेड का नाम है हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हम लोगों के पास 5 हेड थे, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। 5 हेड से इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमने सैलरी कवर किया, प्रॉपर्टी कवर किया, कैपिटल गेन कवर किया। अब हम आते हैं अदर सोर्सेज के ऊपर, देन हम कवर करेंगे बिजनेस। तो अदर सोर्सेज क्या है, मीन्स जो इनकम इन 4 हेड में नहीं आ रही वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। इसके कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने ऊपर कवर किए थे, कुछ हम लोग यहाँ देख लेते हैं। कुछ पॉइंट ऊपर कहाँ कवर किए थे, प्रॉपर्टी के केस में हम लोगों ने पॉइंट पढ़े थे। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई सब लीज मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, सब लीज करने के ऊपर वो का कवर होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। रेंट फ्रॉम द सब लीज ऑफ द लैंड और बिल्डिंग। मैंने ए पार्टी को दिया, ए ने लेट्स से फॉर एग्जांपल बी को दिया और बी ने सी को दे दिया। अब जो सी जो रेंट दे रहा है बी को, वो बी के लिए क्या कहलाएगी, इनकम तो कहलाएगी, लेकिन वो इनकम कहाँ टैक्स होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन बी जो रेंट देगा किसको, मिस्टर ए को, वो कहाँ टैक्स होगा, इनकम फ्रॉम अदर्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। मीन्स ये जो टैक्स होगा कहाँ होगा, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, और ये टैक्स कहाँ जा रहा होगा, ये जा रहा होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। फिर हम लोगों ने बात की थी प्रॉपर्टी सेक्शन में कि यार अगर इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर, अगर बिल्डिंग दी जाए किसके साथ, प्लांट और मशीनरी के साथ, तो वो भी कहाँ टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। फिर हमने एक और बात पढ़ी कि इनकम फ्रॉम प्रोविजन फॉर एमिनिटीज यूटिलिटीज अदर सोर्सेज कनेक्टेड विद द रेंटिंग ऑफ अ बिल्डिंग। अगर रेंट के साथ अगर लेट्स से चीजों के लिए पैसे दिए जा रहे हो तो भी कहाँ कवर होगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास था डिविडेंड। डिविडेंड कौन सा डिविडेंड, डिविडेंड जो है, डिविडेंड की 2 टाइप्स हैं। अगर डिविडेंड लेट्स से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान सोर्स इनकम से अर्न हो रहा है, तो वो तो क्या है आपके लिए, वो तो एफटीआर है, वो तो एफटीआर है, जो सेक्शन 5 ने मैं बताया। सेक्शन 5 बताता है कि एफटीआर इनकम क्या होती है, और डिविडेंड क्या होता है, वहां उसने कह दिया कि डिविडेंड क्या है, मेरे लिए एफटीआर है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल फॉरेन सोर्स इनकम पे क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, अगर फॉरेन सोर्स इनकम है डिविडेंड, तो कहाँ टैक्स होगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगी। तो हमारे लिए कौन सा पॉइंट रेलिवेंट है, हमारे लिए ये पॉइंट रेलिवेंट है कि अगर फॉरेन सोर्स इनकम पे आप क्या कमा रहे हो, डिविडेंड कमा रहे हो, तो कहाँ टैक्सेबल होगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। अगर पाकिस्तान सोर्स इनकम पे कोई मिल रहा है तो क्या है आपके लिए, एफटीआर इनकम है, वो टैक्सेबल नहीं होगा यहाँ पे, वो टैक्स होगा, मतलब उसके रेट्स अलग ही होंगे बिल्कुल। तो फाइनल टैक्स रेजिम है, उस पर जो टैक्स बन गया सो बन गया। फिर रॉयल्टी इनकम हो गई हमारे पास, फिर प्रॉफिट ऑन डेट हो गया। फिर हमने सी पॉइंट के बड़ा सी, ये पॉइंट हम लोग पहले भी कहीं पढ़ चुके हैं कि एडिशनल पेमेंट ऑन डिले रिफंड अंडर द एनी टैक्स लॉ। कि हमने एक बात पढ़ी थी यहाँ पे शायद सेल्स टैक्स के अंदर, कि अगर जब रिफंड की बात हो रही थी कि रिफंड अगर लेट से लेट करते हैं तो जो मुझे एफबीआर होगा वो टैक्स वो मुझे क्या देगा, पेनल्टी देगा। मीन्स वो मतलब जो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट जो रख रहा तो मुझे क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। किस पे देगा, वो काइबोर पे देगा, जो काइबोर चल रहा होगा उस टाइम पे। फिर ग्राउंड रेंट कहाँ पे आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। एमिटी यूटिलिटी वाला पॉइंट हो गया, एनी एन्युटी और पेंशन वाला पॉइंट हुआ यहाँ पे। अब एन्युटी और पेंशन वाला पॉइंट हमने यहाँ भी पढ़ा, और शायद हम लोगों ने सैलरी में भी पढ़ा। इसको मैं देखूँ, शायद सैलरी में पॉइंट था मेरे पास। पेंशन और एन्युटी का पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है डी के अंदर। तो यहाँ पे कौन सी बात हो रही होगी, यहाँ इसने बोला कि फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल पेंशन मिल रही है एम्प्लॉयर के जरिए, तो वो कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन अगर लेट से कोई पेंशन स्कीम वगैरह में उसने पार्टिसिपेट किया हुआ है, वो एम्प्लॉयर के साथ नहीं हो, एम्प्लॉयर के साथ नहीं हो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप में नहीं हो, इसके अलावा कहीं से वो जनरेट कर रहा है, तो वो कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ अदर देन
एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप कि एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के दौरान नहीं मिल रहा हूँ, कहीं और अपनी स्कीम के दौरान अपने क्या कर रहे हो, पेंशन अर्न कर रहे हो अगर, तो कहाँ पे आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। देन उसके बाद एनी प्राइज बॉन्ड विनिंग फ्रॉम अ रेफरल, लॉटरी प्राइज विनिंग क्विज, अगर लॉटरी वगैरह भी लगती है आपकी तो भी कहाँ सब चीजें कहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आ रही होंगी हमारे पास। देन उसके बाद एनी प्रॉपर्टी, वो एनी अदर amount received as consideration for the provision, use or exploitation of property including the grant of right to explore or exploit the natural resources के जरिए जो पैसे मिल रहा है वो भी कहाँ आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। The fair market value of any property and any benefit whether convertible into money or not received in connection with the provision, use or the exploit of the property, ये भी कहाँ आएगा हमारे पास, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। के पॉइंट पढ़ते हैं, के पॉइंट में से मैं बोला कि any amount received by the person as a possession of the as a consideration of for the vacation, the possession of the building or a part therefore reduced by any payment made by the person to acquire the possession of such building और therefore अगर कोई प्रॉपर्टी खाली करवाने के चक्कर में आपको पैसे वगैरह मिल रहे हैं जब पहले आपने पे कर चुकी है ऑलरेडी, तो वो कहाँ पे आएंगे, सेक्शन मतलब इस वाले के वाले पॉइंट में आएंगे। तो लेकिन सब सेक्शन में बोला कि जो पैसे मिल रहे हैं आपको उसको ट्रीटमेंट किस तरीके से करोगे, तो उसकी ट्रीटमेंट का बताया हम लोगों ने सब सेक्शन 2 के अंदर। सब सेक्शन 2 मैं कॉपी कर देता हूँ यहीं पे। तो ये पॉइंट मुझे किसने बताया, पूरा पूरा ये पॉइंट बताया मुझे इस वाले पॉइंट में कि द एनी अमाउंट रिसीव एज अ रेफर टू क्लॉज के, द अमाउंट शैल बी रिसीव एज अ इनकम फ्रॉम द सोर्सेज इन द इट वाज रिसीव्ड एंड द फॉलोइंग 9 टैक्स ईयर। मीन्स आप जो भी अमाउंट मिलेगा उसको क्या करोगे, आप इक्वल डिवाइड बाय 10 कर दोगे, तो मीन्स एक पोर्शन यहाँ पे टैक्स हो जाएगा, बाकी 9 सालों के अंदर इक्वल प्रोपोर्शन टैक्स हो जाएगा, डिवाइड 10 कर देना सिंपल। आई में क्या बोला इसने कि एनी अमाउंट रिसीव बाय द पेंशन फ्रॉम अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान और द अप्रूव्ड एन्युटी प्लान अंडर द वॉलंटरी पेंशन रूल 2005। फिर आई ए बताया इसने मुझे कि सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3, subject to subsection 3, the amount or the fair market value of any property received without any consideration or the received as a gift under than the following under the other than the gift received from। इसका मतलब अगर इनकम लेट से फॉर एग्जांपल कि रिलेटिव से मिल रहा है कोई गिफ्ट वगैरह, तो वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं है, वो यहाँ टैक्सेबल नहीं है, वो कहाँ टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा अगर वो कोई चीज़ अगर आ रही है हमारे पास। ये पॉइंट हम लोगों ने सेक्शन में वहाँ पे पढ़ा है। तो अच्छा रिलेटिव में होगा कौन कौन, रिलेटिव में बंदे कौन कौन आ रहे हैं हमारे पास, रिलेटिव में हमारे बंदे आ जाएंगे किस, रिलेटिव बोले तो ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, मब्बा, स्पाउस, ब्रदर और सिस्टर, सन और डॉटर। अगर ये लोग हैं तो ये सेक्शन, अगर ये लोग हैं तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आएगा, वो इनकम इनकम फ्रॉम सोर्सेज में नहीं आएगा, क्योंकि गिफ्ट वगैरह मिल रहा है आपको तो कहीं और टैक्स हो रहा होगा। अच्छा अच्छा वो मिल क्या चीज रही होगी, वो मिल क्या चीज रही होगी, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3। अब सेक्शन 3 की बात हो रही, सबसेक्शन 3 की बात हो रही थी कि कौन सी अमाउंट के बारे में बात हो रही है, द अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन। सेक्शन 3 बोल रहा है कि वो एन अमाउंट रिसीव एज लोन
advance deposit for the issuance of share or a gift by the person in the tax year from another person, not being a banking company and a financial institution. अगर ये लोग हो बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो ये पॉइंट यहाँ पे कवर नहीं होगा, लेकिन अगर इनके अलावा कोई बंदा लोन वगैरह एडवांस मिल रहा है तो यहाँ पे कवर होगा कि उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाला जाएगा। लेकिन अगर वो गिफ्ट मिल रहा है वो कहाँ से, इन बंदों के पास से ना मिले। फिर लिखा फॉर एग्जाम्पल जो अमाउंट मिले, अगर लेट से आपको जो लोन एडवांस डिपॉजिट कुछ भी मिल रहा है, वो आप क्या लिखा हुआ है, शैल नॉट अप्लाई टू एन एडवांस पेमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। लेकिन वो एडवांस पेमेंट है तो भी वो यहाँ पे नहीं आएगी। ये सब सेक्शन 4 है हमारे पास, फिर सेक्शन 4A, फिर 4B, देन सब सेक्शन 5। 5 में क्या बोला इसने, द सेक्शन विल दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई टू द एनी इनकम रिसीव्ड बाय द पर्सन इन टैक्स ईयर दैट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एनी अदर हेड ऑफ इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर सेक्शन 5, 5AA, 6, 7 और B। सेक्शन 5 कौन सा था हमारे पास, एफटीआर इनकम वगैरह के हवाले से बात हो रही है, तो वो इनकम अगर आ रही है तो वो सेक्शन यहाँ पे कवर नहीं करेगा। तो कुछ पॉइंट है हमारे पास ये। फिर सेक्शन, ये कौन सा सेक्शन था हमारा, सेक्शन 39 था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब इसकी डिडक्शन, कौन सी चीज डिडक्शन अलाउ है, कौन सा डिडक्शन अलाउ नहीं है, वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 40 के अंदर। सेक्शन 40, डेली। तो सेक्शन कौन सा हमारे पास, सेक्शन 40 जो है, 40 क्या बताता है मुझे कि रिडक्शन इज कंप्यूटिंग इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इसके सब सेक्शन कितने हैं हमारे पास, 5 है, सॉरी 6 है। तो इसको हम पढ़ते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल किससे, सेक्शन 4 से। सेक्शन 4, 5, 6 जो है वो बता रहा है मुझे वो चीजें जो क्या होंगी, जो होंगी इनएडमिसिबल, जो क्या होंगी इन एडमिसिबल। मीन्स अगर ये है तो ये माइनस करना अलाउ नहीं है, इन एडमिसिबल डिडक्शन। तो बाकी जो ऊपर वाली चीज होंगी ये क्या होंगी, ये होंगी एडमिसिबल डिडक्शन। ये क्या है हमारे पास, एडमिसिबल डिडक्शन। तो उसमें कुछ पॉइंट हमारे पास सेक्शन 1 to 3 जो है वो एडमिसिबल के हैं, और सेक्शन 4, 5, 6 जो है वो इनएडमिसिबल के हैं। तो क्या बोला, सेक्शन इनएडमिसिबल पढ़ देंगे, कौन सी चीज माइनस नहीं हो सकती, जो उसके अलावा होगी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू अ पर्सन अंडर दिस सेक्शन that the extent the expenditure is deductible in any computing the income from a person under the any other head of income। ऐसी लेट से कोई और इनकम कैलकुलेट करते हुए वो चीज आपने वहां माइनस कर ली है, तो आप यहाँ पे अगेन उसको माइनस नहीं करोगे। मीन्स एक चीज अगर एक्सपेंस आपको कहीं और अलाउ है तो यहाँ पे आप अलाउ नहीं कर सकते उसको। सेकंड पॉइंट, सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21 shall apply in the determining the deduction allowed to a person under the section in same manner as the section 21 जो है वो बिजनेस के हवाले से बात कर रहा होता है। लिख देता हूँ मैं पहले, इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात हो रही है कि उसके बैनर में वहां जो कंप्यूटिंग अलाउ करते हुए जो अलाउ किए गए एक्सपेंसेस मुझे वो यहाँ पे दोबारा से अलाउ नहीं होंगे। तो सेम बात हो गई। फिर लिखा था सेक्शन 6, सब सेक्शन 6 में मुझे एक्सपेंडिचर इज ऑफ अ कैपिटल नेचर इट इफ इट वाज अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ ऑफ द sorry expenditure or is of a capital nature if it has a normal life of more than 1 year। ऐसा एक्सपेंडिचर, सॉरी इसको मैं काट देता हूँ,
ऐसा एक्सपेंडिचर जो क्या हो जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, लेकिन जो 1 साल के ऊपर है वो माइनस नहीं कर सकते आप, लेकिन इसकी लाइफ अगर 1 साल है तो उसका एक्सपेंडिचर नॉर्मली इस तरीके से आप जिस तरह डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं उस तरीके से माइनस कर सकते हो यहाँ पे। फिर सेक्शन 40 का सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है मुझे, इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम इनकम ऑफ अ पर्सन under the head income from other sources for tax year deduction shall allowed it for any expenditure paid by the person in the year to the extent to which the expenditure is paid driving income chargeable to tax under the head other than the expenditure of a capital nature। capital nature के अलावा कोई अगर नेट रेवेन्यू नेचर कोई एक्सपेंडिचर इनकम करो वो क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने एम्यूनिटी यूटिलिटीज के लिए हम लोगों ने खर्चा करते थे वो भी हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं जो हमने एक्सपेंस को पे किया हम लोगों ने। देन उसके बाद a person receiving any profit on debt chargeable to tax under the head income from other sources shall be allowed to reduction and for any zakat paid by the person। अगर आपने कोई इनकम कमाई है प्रॉफिट एंड डेट है तो उसमें से आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो क्या चीज, जक़ात जो आपने पेड कर चुके हो अंडर द जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 के अंदर। फिर लिखा है सबसेक्शन 3 में ऑफ सेक्शन 40 चार्जेबल a chargeable person income referred to this clause subsection 1 of section 39 chargeable to tax f के अंदर सबसेक्शन के बारे में बात हो रही है। क्या बोला, इनकम a deduction of a depreciation of plant and machinery used to be derived the income from income in the ordinance in accordance with the section 22। अच्छा पहले ये देख लो आपके सेक्शन 39 का सबसेक्शन f है कौन सा, ताकि मैं क्लियर हो ज्यादा बात। एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। अब इस जगह लेट से प्लांट मशीनरी का जब बिल्डिंग दे रहे हो तो जरूरी बात है कि इसमें डेप्रिसिएशन भी आएगी, इसमें इनिशियल अलाउंस भी आएगा। इनिशियल अलाउंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस हम सही से पढ़ेंगे। तो इनिशियल अलाउंस का सेक्शन कौन सा होता है मतलब, इनिशियल अलाउंस का सेक्शन होता है सेक्शन 23 और डेप्रिसिएशन का सेक्शन होता है हमारे पास सेक्शन 22। तो प्लांट मशीनरी की डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कहाँ पे डिस्कस करेंगे हम 22 के अंदर, वो आप माइनस कर सकते हो। वो इनिशियल अलाउंस जो लगेगा वो प्लांट मशीनरी पे लगेगा ना कि बिल्डिंग पे लगेगा, वो भी माइनस कर सकते हो आप कहाँ पे, सेक्शन 23 के लिहाज से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम कैलकुलेट करते हुए जब आप प्लांट मशीनरी दो कहाँ पे, अलॉन्ग विद बिल्डिंग। तो इसकी छोटी सी कैलकुलेशन वगैरह हम सीखेंगे, ये पॉइंट जब क्लियर होगा जब हम क्या पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इनकम फ्रॉम बिजनेस ही है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम कवर करेंगे इसको।